जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस डायनेमिक क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू के ऊपर जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन तक सीमित नहीं है। इसमें आप टॉप 100 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहां पे हमें जरूरी लगेगा कि ये टॉपिक आपको समझानी है तो उसको भी हम समझ के चलेंगे। ये आपके होमगार्ड के एग्जाम में तो मदद करेगा। आप उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम देंगे उसमें भी आपको मदद मिलेगी, चाहे क्यों ना आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको पढ़िए और कमेंट में आंसर कीजिए। देखिए, आपको लिखित रूप से 100 क्वेश्चन मिलेंगे और डिटेल के साथ आप 300 प्रश्न लगभग लेके जाएंगे। तो ध्यान से आप इसको अटेंड कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन बी, लोथल। और ये लोथल कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये है गुजरात में, वर्तमान गुजरात में है। और याद रखना है आपको। अब देखिए, कालीबंगा के बारे में अगर आपसे प्रश्न बनता है तो ये राजस्थान में है। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और मोहनजोदड़ो दोस्तों किस लिए फेमस है? ये सबको पता है। यहाँ पे विशाल स्नानागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। और धौलावीरा किस लिए फेमस है? यहाँ पे दोस्तों जो वाटर मैनेजमेंट के लिए ड्रेनेज सिस्टम था, इंग्लिश हो गया, हिंदी में बताता हूँ। जैसे जो जल प्रबंधन की जो नालियां बनी थी, जल प्रबंधन का व्यवस्था था, उसके लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध स्थली थी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एक क्वेश्चन में आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन गए, है ना। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पॉलिटी से पूछा गया है। क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक लेक्चर मैंने बनाया है। अगर आप पूरा, मतलब सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं है, ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण जो भाग हैं उसके सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मैंने कवर कराया है। आप उनको भी देखिएगा। अब यहाँ पे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अगर आपसे प्रश्न बने कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम सिटीजनशिप कहते हैं। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और हिंदी में हम उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है, जो 36 से स्टार्ट होकर 51 तक के अनुच्छेदों के बीच में आपको देखने को मिलता है। भाग 5 क्या है दोस्तों? इसमें संघ के विषय सम्मिलित किए गए हैं। चलिए, इसमें भी आपने देख ली अपने 10 प्रश्न लगभग, है ना। चलिए, 2 प्रश्नों के माध्यम से 10 प्रश्न देख लिया। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल जो महोत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों देखिए, इस सीरीज को ना आप रिवीजन के दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के साथ साथ। आपके बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए। तो इसके बारे में बताइए, कहाँ पे मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नागालैंड में। हॉर्नबिल है क्या? एक पक्षी का नाम है हॉर्नबिल, आपको याद रखना है। और ये दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। और इसे त्योहारों का त्योहार या फेस्टिवल, आप दी फेस्टिवल्स कहते हैं, ये इसी के बारे में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अकबरनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको करना है। राइट आंसर है अबुल फजल ने, ठीक है। और इन्होंने फारसी भाषा में अकबरनामा लिखी थी, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। और ये स्टेट पीसीएस 2025 के प्रश्न में पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम अन्य के बारे में बात करें तो फैजी क्यों प्रसिद्ध हैं? ये अकबर के राजकवि और अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, ठीक है। और गुलाब बदन बेगम के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। इन्होंने क्या किया था? आखिर इनका नाम क्यों आया है? इन्होंने बाबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना की थी। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलाब बदन बेगम ने, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए इसमें अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है और ये डीपीएसमी में आपको देखने को मिलता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको ये अनुच्छेद देखने को मिलता है, क्योंकि 36 से 51 आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे अगर मोटा मोटी कोई अनुच्छेद पूछ लिया और पूछ लिया ये संविधान के किस भाग में है, तो अगर आपको क्राइटेरिया याद है कि 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है, ठीक है, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, तो मतलब आप ना क्वेश्चन ना आते हुए भी आंसर करके आएंगे और वो भी सही होगा, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद 40 के बारे में पता चल गया। इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात कही जाती है और ये गांधीयन प्रिंसिपल है, जैसे कुटीर उद्योग गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, वैसे ही ये भी गांधीयन। देखिए जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, उसको 3 भागों में बांट कर देखा जाता है, एक गांधीयन प्रिंसिपल के और एक लिबरल प्रिंसिपल मतलब उदारवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण से और एक समाजवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना याद रख लीजिए। तो उसमें जो एक सिद्धांत है गांधीयन, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 है, 48 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक अनुच्छेद हमने बात करी कौन सा, कुटीर उद्योग वाला, ठीक है। तो 43 में वो सब क्लॉज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 32 क्या है, ये संवैधानिक उपचार के बारे में बात करता है और इसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 51 किस बारे में बात करता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस और जो ट्रीटी वगैरह होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत अन्य देशों के साथ या विश्व स्तर पर करता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम डिटेल में करके चलेंगे ना तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, आपको बस ध्यान से सुनना है। अगर आपने पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आराम से करेंगे, नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान से सुनिए, इसको 1-2 बारी और देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बारे में प्रश्न बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। और उसके बाद डलहौजी क्यों फेमस है, अगर आपसे प्रश्न बने कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत है, चूक का सिद्धांत कह लें या फिर हड़प नीति कौन लाया था, तो डलहौजी लाया था, ठीक है, ये फेमस है। उसके बाद लॉर्ड लिट्टन कौन था और लॉर्ड कर्जन कौन था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए पहले ध्यान से, ठीक है। सारे प्रश्न मैं पढ़ूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के बारे में प्रश्न है, इसका उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे केरल में कौन सा मतलब शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों बताइए, आपने सुना होगा कथकली, ठीक है। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, उड़ीसा का उड़ीसी है। तो आपने शास्त्रीय नृत्यों को एक झटके में रिवाइज कर लिया और 7 क्वेश्चन के साथ 28 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको पढ़िए पहले आप, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं इसका। आपसे पूछा गया है असहयोग आंदोलन के बारे में, ये किस वर्ष शुरू किया गया था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1920 में, ठीक है। अब देखिए 1920 तो आपने जान लिया कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसको 1922 में फिर से चौरी चौरा कांड के साथ साथ वापस भी ले लिया गया था। और अब यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न आपसे बनेंगे। 1919 में जैसे आपसे जलियांवाला कांड अगर पूछ लिया जाए तो 13 अप्रैल 1919 आप याद रखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और 1919 में ही दोस्तों रॉलेट एक्ट भी आया था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म आया था या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, वो भी 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसी को कहते हैं। तो आपने इसके बारे में डिटेल जान ली। 1922 के बारे में मैंने बता दिया कि फरवरी में चौरी चौरा कांड हुआ और उस हिंसक घटना के बाद जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, उसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। उसके बाद 1930 की महत्ता क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। देखिए क्लास अगर आपको पसंद आता है, इन डिटेल आपको अच्छा लगता है और मैं आपको समझाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप अपने तरफ से इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है।
ये कंटेंट की क्वालिटी, क्वेश्चन देखिए प्रेजेंट करना और इंस्ट्रूमेंट के अभाव में आपको स्मार्ट चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें क्वालिटी हैं, ठीक है, ये क्वालिटी के रूप में है और आपके एग्जाम में ये छपेंगी। और जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, आप एग्जाम में जाएंगे तो मेरी बातें याद आएंगी, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था दोस्तों बताइए। सीधे आपके प्रश्न में ये देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 किस लिए फेमस है, तो दोस्तों इस दिन जो जन गण मन है उसको राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी को, ठीक है। इसलिए ये डेट अपने दिमाग में ना ठोक के बिठा लीजिए, जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रीय गीत है दोनों 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 तो आपको पता है गणतंत्रता दिवस है अपना, और इसी डेट को अपना संपूर्ण जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 आधी रात्रि में भारत को आज़ादी मिली थी, ये तो आप भूल नहीं सकते, ठीक है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म से, ठीक है। किससे दोस्तों, बौद्ध धर्म से। याद रखेंगे अजंता कहाँ पे है, अगर ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। और अजंता की जो चित्रकारी है उसमें जातक कथाओं पर ये आधारित चित्रकारी है। और जातक कथाएं क्या है दोस्तों, इसमें महात्मा जो बुद्ध हैं यानी गौतम बुद्ध हैं, उनके जो पूर्व जन्म की घटनाएं थीं उनको कथाओं के रूप में वहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। तो ये बातें ना आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको हर एक मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखिए अभी 10 क्वेश्चन के साथ साथ ना लगभग आपने 40 से 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। वो लिखित नहीं है लेकिन आपने देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ प्रश्न है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है मतलब उसी प्रकार का ही अपने वहाँ देश में है। जैसे वहाँ पे क्या है लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ पे भी दो, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, वैसे ही अपने वहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न हाउस है, मतलब हाँ निम्न हाउस कह सकते हैं, निम्न सदन कह दीजिए, ठीक है। और जो राज्यसभा है उसको हम उच्च सदन कहते हैं। तो ये मतलब वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेरित है। कहाँ के, ब्रिटेन से। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से मतलब प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया गया है, ठीक है। वहाँ से प्रेरित होकर अपने देश में लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों, जो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन पावर की बात होती है, ठीक है, उसके बारे में हम कनाडा से सीखते हैं। उसके बाद आयरलैंड से जो आपका डीपीएसपी है, ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं वो दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट नहीं है, वहाँ का अच्छा लगा अपने देश के, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी थे और भी अन्य जो सभाएं गठित हुई थी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी कमेटी के हेड थे, जवाहरलाल नेहरू किसी कमेटी के हेड थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी कमेटी के हेड थे, ठीक है। तो इन लोगों ने ना उन सभी मतलब अन्य देशों के संविधानों को देखा, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य लगे जिसके मतलब ऊपर भारत में इम्प्लीमेंट करने जैसे तथ्य लगे वो प्रावधान आर्टिकल के माध्यम से संविधान में पिरोए गए, ठीक है। और अंतिम रूप से मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा जैसे कई बार आपको सुनने को मिलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरा संविधान लिखा है, तो नहीं दोस्तों, ठीक है। अपने हाथ से लिखने का काम तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा किए हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग का कार्य भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है और इन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशों के संविधान को इन्होंने ही पढ़ा था। उसके बाद सभी मतलब जितने लोगों का मैंने नाम लिया सबका योगदान रहा है, ठीक है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का ज़्यादा योगदान रहा है, इसलिए उनको भारतीय संविधान का मनु भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न बने तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए आपने कितना सारा बात जान लिया है ना, मज़ा आ रहा है। अगर हाँ तो एक होता है ना वो हार्ट वाली सिंबल, उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, बताइए दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। तो
ये बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके एक रचना थी, क्या दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और 1875 में उसकी इन्होंने रचना करी थी। और इन्होंने क्या, आर्य समाज बनाया था। और इनका मानना था कि वेदों में समस्त सत्य ज्ञान निहित है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अन्य फालतू के मतलब ग्रंथों को फॉलो करो, लेकिन वेदों में जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ा है और आधुनिकता के साथ साथ अपने परंपरागत चीज़ों को जो लेके चलनी चाहिए उनको महत्व दिया था, ठीक है। तो इनको हम इस रूप में जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस किस लिए फेमस है? स्वामी विवेकानंद तो आपको पता है, शिकागो में 1893 में अपना जो इन्होंने विश्व प्रसिद्ध स्पीच दिया था, जिसके बाद से भारत को विश्व स्तर पर मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत में देखा गया, तो इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध है। रामकृष्ण परमहंस किस लिए प्रसिद्ध है, आप मुझे बताएंगे, और इनका स्वामी विवेकानंद जी के साथ क्या संबंध है ये भी बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 5 से 11। मैंने पहले ही बता दिया था। अनुच्छेद 1 से 4 में दोस्तों क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात होती है। पार्ट 1 की ये चीजें हैं। 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 से 51 दोस्तों डीपीएसपी है। कितना समय हो गया दोस्तों? हमने 15 से 16 मिनट में लगभग अपने कितने क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे 13 जो दिख रहा है, 13 में ना 4 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। 13 में 4 नहीं 5 का गुणा कर लीजिए, तो आपने 15 मिनट में 65 क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन लिखित रूप से 13 है, मौखिक रूप से 65 है ना। तो ये क्वालिटी सेशन है आपके एग्जाम और आपके सिलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है, बताइए। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, बिहार में, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बहुतों बार पूछा हुआ प्रश्न है, और यह है कथन बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी, और इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई है। तो आपसे प्रश्न बने कि लोकमान्य की उपाधि किनको मिली है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। केसरी और मराठा किनके अखबार थे, तो दोस्तों किनके थे, बाल गंगाधर तिलक जी के। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो कौन होते हैं, बताइए। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। और अनुच्छेद 64 के तहत, ठीक है, ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उनका जो मतलब मिलता है ना इनकम, उनका जो इनकम मिलता है वो सभापति के पद पे बने रहने की वजह से मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है, लेकिन उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्राचीन दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजयालय जी ने, ठीक है। तो नाम याद रखना है, विजयालय। और इन्होंने ही पल्लवों की सत्ता को कमजोर करके 9वीं शताब्दी में चोल वंश की नींव रखी थी, और इसकी राजधानी तंजौर थी, ठीक है। क्या थी दोस्तों, तंजौर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपसे उम्मीद करूंगा राइट आंसर का। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 32, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, तभी तो पता होगा ना कि हनन हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, और पब्लिकली कोई आपको गाली दे रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका जो डिग्निटी है, ठीक है, जो आपका गरिमामय जीवन है, उसको किसी ने मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको मतलब एक तरह से आपका फंडामेंटल राइट का हनन किया है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकते हैं, और या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 14 में क्या बात होती है दोस्तों, इसमें राइट ऑफ इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार की बात होती है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में
क्या है दोस्तों, ये आपके ह्यूमन जो बॉडी है उसकी लिबर्टी, या फिर कह लें गरिमामय जीवन, या फिर कह लें पर्यावरण के प्रति जो स्वच्छता का भाव है लोगों में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है अनुच्छेद 21। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। और जो रीट जारी करने की शक्ति है ना, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही क्या होता है, रीट जारी होता है। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। ठीक है, और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा। अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने दोस्तों? गंग वंश के जो राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने ही क्या करा था, इस ब्लैक पगोड़ा यानी कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। ठीक है, और 1983 में, आप ईयर भी याद रखेंगे, 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्ति विभाजन की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति रंजित सिंह सरकारिया, उन्हीं के नाम पे दोस्तों, न्यायमूर्ति जो रंजित सिंह सरकारिया थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, इसलिए ये सरकारिया कमीशन आया। और ये केंद्र राज्य के जो संबंध है उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, कब? 1983 में। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से, इसलिए आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है जिसको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहते हैं और इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं उसको, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कई बार पूछा जाता है, ज्योग्राफी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों कहाँ पे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार पे। आपको पता है अंडमान और निकोबार के बारे में, तो निकोबार वाले पार्ट में एक मिनट, गला सूख गया। बताइए, आप लोगों को समझाते समझाते गला सूख जाता है, खांसी भी आ जाती है, और आप लोगों से लाइक नहीं हो पाता। बताइए कितनी कंजूस हैं आप सब। सब्सक्राइब तो मतलब करने में तो आप लोगों की तो हालत ख़राब होती है, जैसे कि अरे भाई आप जुड़िए मुझसे, ठीक है, आप ही का फ़ायदा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए हमने देख लिया इसका आंसर क्या है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, और ये सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इतना ही देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है किबिथु। ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में प्रश्न है, इसका मुख्य रूप से किससे मतलब ये संबंधित है? बताइए मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और ओजोन परत से जो संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है उसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्योटो जलवायु से रिलेटेड है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिंक करता हूँ, कैसे ये आपके दिमाग में याद रहेगा। जैसे के है ना, तो वैसे सी मान लीजिए उसको, क्योटो को CO2 मान लीजिए, और CO2 से, ठीक है, आपको सी से हो जाता है क्लाइमेट। अब आपको देखिए ये है तो मतलब गलत चीज़ है, के सी तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी उच्चारण में सी जो है के का स्थान ले लेता है, जैसे कैट है ना, तो CAT हो जाता है। अब वो ऐसे ही के को यहाँ पे सी के रूप में देख लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए। इसमें ऑप्शन भी आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। ठीक है, और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोस्तों जो आधार कार्ड जारी हुए हैं उसके हिसाब से ये पहले पे आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बड़ा देश कहेंगे तो हम रूस है, और अभी भी जैसे अगर हम 2011 की जनगणना देखेंगे तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन ही सबसे आगे है। ठीक है, तो ये बातें आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, एग्जाम में आपको प्रश्न भी तो करना है ना। चलिए
बात करते हैं अगले प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए आ गया जनगणना का अगला क्वेश्चन। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रयागराज। ठीक है, तो आंकड़ों के अनुसार प्रयागराज यानी इलाहाबाद, अभी तो प्रयागराज हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूछ लूँ तो लखीमपुर खीरी है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क दुधवा है वो लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, इस्चुरी बनाती हैं? बताइए कौन सी नदी है? यहाँ पे मैं ऐसे समझा दूंगा, कभी नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका नर्मदा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। बाकी जो गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये डेल्टा बनाती हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको एक छोटा सा मैप ट्रेस करके समझाने की कोशिश करूं, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा पूर्वी हिस्सा, इसको हम ई से डिनोट कर लें, और ये है हमारा पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। तो इधर दोस्तों जो चट्टान है वो बहुत हार्ड है, और इधर जो है ये थोड़ा सा मतलब ढीला ढाला मिट्टी है। तो मिट्टियाँ काट के जो नदियाँ हैं इधर वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये आके यहाँ पे क्या कर देती हैं, इस साइड में मिट्टी गिरा देती हैं, वहाँ पे डेल्टा बन जाता है। लेकिन इधर जो है चट्टान हार्ड है थोड़े, ठीक है, तो ये उतना कटाव कर नहीं पाते हैं और अवसाद इकट्ठा हो नहीं पाता है, और इसलिए यहाँ पे मतलब इतना अधिक अवसाद नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से डेल्टा बन नहीं पाता है। और इस्चुरी का क्या मतलब है, ऐसे ही छिछला सा ऐसे स्थान होता है, और वहाँ पे मतलब पानी में ही देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर ऐसे फूल खिले हुए मिलेंगे आपको, देखने में अच्छा भी लगेगा। वैसे डेल्टा भी सुंदरवन डेल्टा बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ की विशेषता थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। अब रीजन भी आपको पता चल गया। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समताप मंडल, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपसे बनता है। समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है उसको हम किस में मापते हैं, किस में उसको कैलकुलेट करते हैं? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। क्या बोलते हैं? डॉप्सन यूनिट, याद रख लीजिएगा। और ओजोन दिवस आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों 16 सितंबर डेट याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया, क्षोभ मंडल में जो बारिश होने वाली घटना है, बिजली कड़कने वाली घटना है, वो क्षोभ मंडल में होती है। और जो जहाज उड़ाई जाती है वो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। मध्य मंडल में दोस्तों क्या होता है, जैसे जब उल्का पिंड गिरता है ना, उल्का पिंड का कोई हिस्सा टूट के, जिसको हम मिटियोर, मिटियोराइट, मिटियोराइट्स कहते हैं ना, तो वो आता है तो घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो ये घटना मध्य मंडल में होता है। आयन मंडल की क्या विशेषता है? तो दोस्तों ये सबसे आप देखेंगे तो इसमें गर्मी अधिक, ठीक है। और आयन मंडल में जैसे जो फ्री आयंस होते हैं, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो अभी, ठीक है, और जो आप फोन करते हो, ये बेताल ताल जो संचार मतलब संभव हो पाता है, ठीक है, वायरलेस जो कनेक्टिविटी होती है वो इसी मंडल की देन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो रेडियो चलते हैं या फिर फोन चलाते हैं, हम यूज करते हैं जो कुछ भी, तो इसका संबंध किस मंडल से? तो आयन मंडल से। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक हमने 27 क्वेश्चन देखे, ठीक है, और 27 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन पार कर चुके हो, है ना। आप 130 क्वेश्चन के आसपास में हैं। आप इसको पूरी ईमानदारी से देखिए, ठीक है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बांग्लादेश, ठीक है। तो याद रखेंगे बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा भारत शेयर करता है, ठीक है। और अगर आंकड़ों में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों 4096.7 किलोमीटर, कितना? 4096.7 किलोमीटर। ये भी डाटा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्या पता एग्जामिनर यही पूछ ले, है ना। तो हम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए। आप तो साक्षर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी, 74.04%, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें अगर पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए तो आप याद रखेंगे 82.14, कितना? 82.14। ये क्या है? मेल लिटरेसी, यानी कि आपकी लिटरेसी पुरुषों की, और जरूरी नहीं है कि आप लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि उसमें से
अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, केरल, ठीक है। केरल को हम मसालों का बागान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलायची और काली मिर्च बहुतायत मात्रा में मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि है और इसको हम नदियों का प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्या है बताइए, हिमाचल प्रदेश किस लिए फेमस है? आप कमेंट कीजिएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों हमने भरतनाट्यम मुख्य रूप से देखा था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो दोस्तों ये स्थित है आपके कर्नाटक में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपसे, ये भी बनेगा प्रश्न किस नदी पे है, ठीक है। तो वराही नदी पर है, आप याद रख लीजिएगा। कौन सी नदी दोस्तों? वराही नदी, ठीक है। और जो वराह देवता है ये बहुत फेमस है दक्षिण भारत में, ये भी आप याद रखेंगे। वराह देवता विष्णु के अवतार के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? बताइए, COP21 कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। कब हुआ था? 2015 में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में, ठीक है। और इसी का जो मतलब परिणाम था दोस्तों 2015 वाले का, कि सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकल के आया था और जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। कहाँ पे है? मैं ऑप्शन 2 देता हूँ, एक दिल्ली एक गुरुग्राम, इन्हीं दोनों में से एक जगह पे है। आप कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, नगरीकरण के प्रभाव के रूप में हीट आइलैंड प्रभाव कहाँ देखा जाता है? अब ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में बनता है तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों का होश फाख्ता हो जाता है कि अरे ये क्या पूछ लिया। तो दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो ऐसे प्रश्नों को विशेषकर टच कर लेते हैं, ठीक है, जिनको जानकारी होती है और आज के बाद आपको भी जानकारी रहेगी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, महानगरों और शहरी क्षेत्रों में। अब ये हीट आइलैंड प्रभाव होता क्या है, मैं आपको सिंपल शब्द में समझाऊं। आपने देखा होगा, जैसे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो एक तरफ अपने ग्रामीण क्षेत्र को देखिए। अगर आप किसी शहर में गए हैं कभी, ठीक है, जो अच्छा खासा शहर हो, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे चारों तरफ पक्का पक्का पक्का, कहीं संगमरमर बिछा है, सब कुछ पक्का पक्का, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि प्रकाश की किरणें आती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वायुमंडल में सारी की सारी ऐसे चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी है दोस्तों उस शहर का, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तुलनात्मक रूप से। जैसे अगर हम गांव का देखें गर्मी, ठीक है, उसके तुलना में वो अधिक गर्म हो जाता है। और इसलिए अगर हम जैसे मान लीजिए किसी विशेष प्रकार के कैमरे से देखते हैं तो वहां पे ना ऐसे एक विशेषकर गुंबद टाइप से दिखाई देता है, कि मतलब गर्मी का एक गुंबद, ठीक है, और एक आइलैंड की तरह अलग से वो प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक हीट आइलैंड के मतलब प्रभाव के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब ये कभी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? बताइए। और इसको जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आपसे प्रश्न बनता है कि भारत की जलवायु विभाजक रेखा कौन है? तो कर्क रेखा है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये कर्क रेखा है। और ये 23.5 डिग्री, इसको नॉर्थ हम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और ये मतलब किन किन राज्यों से गुजरती है और कहाँ से गुजरती है और कितने राज्यों से, तो ये प्रश्न बनता है। तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम मैं आपको गिना देता हूं। आप सबसे पहले देखिए, गुजरात में एंट्री लेती है, फिर राजस्थान में थोड़ा सा टच होती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है, 3 हो गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाती है 4, झारखंड में थोड़ा सा टच होके जाती है, तो कितने हो गए? 5, वेस्ट बंगाल में जाती है तो हो गए आपके 6, और त्रिपुरा में जाती है तो 7, और मेघालय से नहीं, मिजोरम से होकर निकल जाती है तो हो गए 8, ठीक है। तो इस तरह से आपने 8 सुन लिया ध्यान से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊं, डिटेल ना बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अगर डिटेल चाहिए तो आप जरूर ये भी बात बता दीजिएगा। देखिए, डिटेल से क्या होता है कि हमारा ना रिवीजन मतलब पूरी तरह से हो जाता है, और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे तो इससे क्या होगा
कि आपको सिर्फ क्वेश्चन मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये आंसर है, तो आप मुझे अपना दृष्टिकोण बताइएगा। वैसे तो मुझे यही वाला बेस्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 943, ठीक है। तो याद रखेंगे। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि किस राज्य का सर्वाधिक सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है? तो दोस्तों केरल का है 1084। अगर आपसे आंकड़े पूछे तो 1084 आप केरल का याद रखेंगे, सबसे बेस्ट है। और सबसे बेकार किसका है? तो दोस्तों सबसे बेकार है हरियाणा का, ठीक है। कितना है आप बताइएगा। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, IUCN के द्वारा। आपसे IUCN का फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है, I का मतलब है इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन, और C का मतलब है कंजर्वेशन, और N का मतलब है नेचर। और इसको मतलब कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और ये किस लिए काम करती है? तो जो लुप्त प्राय जीव हैं उनके लिए एक डेटा बुक तैयार करती है, जिसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं, ठीक है। अब तो नहीं बोलेंगे आप, चलिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनामुडी, ठीक है। याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो अन्य चोटियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो डोडा बेट्टा है दोस्तों, ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, मतलब ऊंची कह लें या ऊंचा चोटी है, ठीक है। और डोडा बेट्टा का अर्थ होता है बड़ा बेटा। क्यों बताया? क्योंकि एक बार वीडियो के एग्जाम में पूछा था कि कुद्रेमुख कहाँ पे है और कुद्रेमुख का अर्थ क्या है। तो दोस्तों कुद्रेमुख जब पूछ सकता है, कुद्रेमुख का वैसे अर्थ होता है घोड़े के मुख जैसा, ठीक है। और वैसे ही डोडा बेट्टा का अर्थ पूछा जा सकता है। और डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ये भी याद रखना है। और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। आपसे प्रश्न पूछा गया है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था क्या दर्शाती है? तो दोस्तों अगर हम डायरेक्टली आंसर बताएं तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है क्या। तो आपका भाई है, आपको समझा देगा, जीवन भर नहीं भूलेंगे और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब समझिए जननांकीय संक्रमण होता क्या है। पहले संक्रमण समझिए, 5 सिद्धांत हैं उनको भी समझाऊंगा। देखिए एक ऐसी स्थिति थी भारत में, अगर हम अपने दादा दादी नाना नानी की समय काल की बात करें, ठीक है, आप चले जाइए 1940, 46 और 50 के आसपास, ठीक है। तो वहां पे क्या है, लोग अधिक से अधिक बच्चा पैदा करते थे। आपको ये बात पता है क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है नहीं, कोई बीमारी आएगी 2-3 को निपटा देगी, ठीक है। तो यही कारण था दोस्तों कि अधिक से अधिक बच्चा पैदा करते थे, क्योंकि उस समय जो जन्म दर है अधिक बच्चा पैदा करने की वजह से अधिक हो गया, और बीमारी आई निपटा दिया तो मृत्यु दर भी अधिक था, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, एक अवस्था हो गई भारत की मैं बता रहा हूं। उसके बाद से कुछ समय के बाद अगर हम बात करें भारत में, तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। उसकी वजह से अब क्या हुआ, कोई बीमार हुआ उसका ट्रीटमेंट हो गया, लोग बचने लगे, मतलब कि जो मृत्यु दर है वो कम होने लगा, और जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो तो बना हुआ है, ठीक है। वो तो आदत अभी छूटी नहीं है, वो बनी हुई है। लोग बच्चा अधिक से अधिक पैदा कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी आने के बाद भी मतलब ये चीजें कंटिन्यू थी। तो ये क्या है, दूसरी अवस्था हो गई, ठीक है। तो आपने पहली अवस्था में देखा कि बच्चा भी अधिक पैदा हो रहा है और मर भी अधिक रहा है। दूसरी अवस्था में देखा आपने बच्चा भी अधिक पैदा हो रहा है और मर अब कम रहा है, ठीक है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही क्या है, जननांकीय संक्रमण है, ठीक है। ये चीज आप कभी मत भूलिएगा। अब देखिए ऐसे 5 सिद्धांत हैं। तो आपको जो मैंने अभी दादा दादी और नाना नानी की स्थिति बताई, उस समय काल को हम क्या कहते हैं, प्रथम अवस्था कहते हैं, ठीक है। जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। और क्यों उच्च मृत्यु दर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा भारत का, ठीक है, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले सिद्धांत समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों भारत में ही क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया, अगर मैं बात करूं कि 1961 से 71 के बीच में भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया था वो 24.08% था। मतलब कि अभी तक
भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या विस्फोट हुआ था इसी समय काल में हुआ था 1961 से 71 के बीच में, ठीक है। और क्यों हुआ था? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई थी और लोगों का बच्चा पैदा करने का आदत समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया अवस्था दूसरा, ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में हम जापान को ले लेते हैं। जब दोस्तों कोई भी देश विकसित स्थिति में जाने लगता है या चला जाता है तो वहां पे लोग समझदार हो जाते हैं, तो बच्चा पैदा करने की जो उनकी आदत होती है वो कम हो जाती है और उसके बाद वहां पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, जिसकी वजह से अब वहां पे मृत्यु दर भी कम होता है। तो जापान जैसे देशों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। ये हो गई तीसरी अवस्था। अब चौथी अवस्था क्या है? अब क्या है, लोगों की इतनी आदत खराब हो गई, लोग बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते, ठीक है। मतलब अब किसी देश की जनसंख्या क्या है? निगेटिव हो गई और वहां पे मृत्यु दर भी बहुत कम हो गया। मतलब लोग बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और मृत्यु दर भी कम है। तो ऐसे देश को हम वृद्ध देश कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपके जैसे मान लीजिए जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऐसे आपके यूरोप में भी कुछ कंट्रीज मिल जाएंगी। अब जापान को भी वर्तमान में देख सकते हैं, ठीक है, जापान के कुछ शहर को, या फिर आप नॉर्थ कोरिया को देख लें या साउथ कोरिया को देख लें, ठीक है। तो ऐसे देश, ठीक है, जहां पे जनसंख्या अब निगेटिवली ग्रोथ हो रही है, मतलब बहुत निगेटिव चला गया पहले वर्ष की तुलना में, ठीक है, और मृत्यु दर भी बहुत कम है, तो वो चौथे अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और पांचवें अवस्था में तो एक्सट्रीम लेवल का वृद्ध देश हो जाता है। मतलब लोग बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे हैं और मृत्यु का इतना अच्छा फैसिलिटी है कि लोग मतलब स्टेबल हो गए हैं पूरी तरह से, मतलब उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीने का जो वर्ष है वो बहुत अधिक हो गया है, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप दिमाग में बिठा लीजिए, आपसे प्रश्न बनता है कि ग्रेट डिवाइड ईयर भारत में किस वर्ष को कहते हैं? तो दोस्तों वो भी सिद्धांत जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से ही रिलेटेड है। ये है 1921 का, ठीक है, वर्ष 1921 में अगर हम बात करें, देखिए ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1918 से 1921 के बीच में। 1918 में भारत में एक स्पेनिश फ्लू, जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरल करके बीमारी बोलते हैं, भारत में फैल गई और अधिक से अधिक लोग निपट गए, जिसकी वजह से भारत में जो जनसंख्या की ग्रोथ थी वो निगेटिव हो गई। कितनी दोस्तों? तो ये 0.31% निगेटिव हो गई, माइनस में चली गई, जिसकी वजह से 1901 को ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से भी जानते हैं, महाविभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से आपने पूरी तरह से समझ लिया इस टॉपिक को, अगर आपने ध्यान से सुना है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में बताइएगा जी सर मैंने समझ लिया है, या फिर हाँ भैया मैंने समझ लिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा। ये 1973 में शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था, जो वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना या सबसे पहला टाइगर रिजर्व कहें या नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, ठीक है। तो ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर नहीं होना है, ठीक है। और इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए 40वां क्वेश्चन, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चूने का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो गई है तो चूना मिलाएंगे तो थोड़ा सा उसका अम्लीयता कम होगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम अम्ल और क्षार को मिलाएं तो क्या होता है बताइए? अम्ल और क्षार को अगर हम मिलाते हैं तो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आएगा, पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई मिट्टी क्षारीय हो गई है बहुत अधिक, तो उसमें हम जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अभी तक 40 क्वेश्चन के साथ साथ हमने 200 प्रश्नों से अधिक प्रश्न कर लिए हैं, जो आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया कि एक क्वेश्चन के पीछे 4 से 5 क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो सत्य वचन है, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन कर करके जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना उसी से आ जाएगा, लेकिन जो डिटेल आप सुन रहे हैं इससे आपका रिविजन भी हो रहा है और यहाँ से प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए।
अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, भारत में जो जीएसटी की बात है ये किस तिथि को लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर है सबको पता होगा, मेरे सभी भाइयों को पता होगा, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये लाने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों लाने का उद्देश्य क्या था? पहले भारत में बहुत प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, ठीक है। तो उन सभी करों को हम कास्केड इफेक्ट में देखते थे। कास्केड इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो इससे ना जो टैक्स लगाने की संरचना थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो भारत सरकार ने सोचा कि इन सबको खत्म करते हैं और एक टैक्स लाते हैं, ठीक है, जिसको जीएसटी कहा गया, जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और लाने के पीछे का इंटेंट क्या था? एक राष्ट्र एक कर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो केवल भारत में एक कर है, लेकिन बहुत सारे करों को हमने एक कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न बने कि कौन सा राज्य पहले अपने राज्य में जीएसटी लागू किया, तो दोस्तों असम है, आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अंतिम रूप से किसने किया? तो जम्मू और कश्मीर आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी की फसल का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको मैं हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिठा दूंगा। इसका राइट आंसर तो गेहूं है, आपको भी पता है, और धान जो है वो खरीफ की फसल है, ये भी आपको पता है। लेकिन रबी की फसलें अब जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। एक कहानी सुन लीजिए। होता क्या है कि आजकल ठंडी चल रही है और आप खेतों में देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मैं मानता हूँ 90% जो देखने वाले हैं वो खेतों में जाते हैं, ठीक है। और आप लोग तो ठीक है, आपको पता ही है, खेत में घूमने जाते होंगे। तो गेहूं की फसल आजकल खेत में आपको देखने को मिल रही है और ठंडी भी बहुत अधिक है। और आपको ये भी पता होगा कि सूर्य का एक पर्यायवाची रबी होता है, ठीक है, पता है ना? हाँ पता है। तो दोस्तों आजकल हमें सबसे अधिक मांग होती है ना सूर्य की, काश सूर्य निकल जाए ठंडी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में गेहूं है। तो अब जब हमें सूर्य की सबसे अधिक मांग है, उसी समय हमें खेत में गेहूं की फसल देखने को मिल रही है। अब जो जो फसलें आपको इस सीजन में दिखेंगी वो रबी की फसल होंगी, ठीक है। अब इसमें आपके गेहूं के साथ अन्य एग्जाम्पल क्या है बताइए? जौ मिलेगा आपको, चना मिलेगा, सरसों आपको खिला हुआ मिलेगा, इसके साथ साथ से आपको मटर भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी रबी की फसलों में आते हैं। और खरीफ की फसलें तो खरीफ, तो दोस्तों ये गर्मी के सीजन में आती है, जहाँ पे अधिक से अधिक पानी की डिमांड होती है फसलों को, ठीक है। तो धान हो गया, गन्ना हो गया, उसके बाद कपास हो गया, ये सभी खरीफ में चली जाती हैं। देखिए रबी वाला तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे इतना पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के दौरान किन नोटों को बंद किया गया था, मतलब मुद्रा चलन से बाहर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर आपको भी पता है, 500 और 1000 का, ठीक है। और देखिए 2000 के नोट को दोस्तों सितंबर 2023 में मुद्रा चलन से मतलब बाहर किया, मतलब बैंकों ने सोखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री, जो भी वर्तमान में उस समय प्रधानमंत्री होंगे वही क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नीति आयोग का कार्य क्या है दोस्तों? एक थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। आपको एग्जाम में ऐसे पॉइंट पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नीति का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा गया एग्जाम में, और आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसका गठन अगर आपसे पूछ ले तो 1 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बने कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, तो दोस्तों पहले भारत में क्या था? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है नीति आयोग ने। देखिए सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कृषि सुधार हेतु पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराना, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य आपको पता चल गया, कृषि क्षेत्र को डिजिटली जो होता है ना, डिजिटलीकरण, ठीक है, करना, ये भी इसका उद्देश्य था। और किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक है। तो सौर पंप अगर होंगे तो दोस्तों हमें बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा और खेती हम आराम से कर लेंगे। होता है कभी कभी बिजली आती ही नहीं है, ठीक है, गाँव में ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, ये तो सबके घर का मतलब गाँव की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और बारिश हो रहा है तो बिजली नहीं आती है। अब बारिश हो रहा है तो पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे आंधी तूफान आया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो बिजली नहीं आती है, तो इसलिए मतलब ये फायदेमंद की बात है। चलिए
बात करते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ गप्पे इसलिए भी मैं कर लेता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ना हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए। कोई भी एग्जाम दीजिए, आपसे मतलब मेरी बातें आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, तो ये फ्रूटफुल होती हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गेहूं के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, एक 2024 के पेट के एग्जाम में प्रश्न बना था कि इसमें जो HYV यूज हुआ था, ठीक है, गेहूं का HYV, मतलब HYV का फुल फॉर्म क्या है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वेराइटी, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और ये 1960 के दशक में ऐसा हुआ था, मतलब भारत में कृषि क्रांति जो हुआ था या हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ था। और भारत में, ठीक है, मोस्टली जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो हिस्सा है वो लाभान्वित हुआ, पंजाब लाभान्वित हुआ, हरियाणा लाभान्वित, इनको सबसे अधिक लाभ मिला था इससे, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों ये आता है टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। जो हमारा कृषि क्षेत्र है मोस्टली वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी विनिर्माण क्षेत्र, जैसे मान लीजिए धान हमने उपजाया, ठीक है, गेहूं उपजाया, तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। उसी धान और गेहूं को अगर हम ले जाके किसी कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग में ले जाके उससे कुछ भी बनाते हैं, जैसे आलू बना लिया, हमने खेत से निकाल लिया आलू, वो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। उसी आलू को हम ले जाके किसी मतलब कंपनी में डाल दिए, अब आलू से चिप्स बन गया, तो वहां पे जो कार्य प्रक्रिया है वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो उसको हम द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है। और अगर वही क्या है दोस्तों, अब जो चिप्स वगैरह बन गया उसको कोई गाड़ी उठा के कहीं किसी शहर में ले जाके बेच रही है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज है, एक जगह से उठा के दूसरे जगह जो गाड़ी ले जा रही है वो सर्विस दे रही है, वो हो गया तृतीय सेक्टर, ठीक है। बेसिक एग्जांपल से समझिए। और चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब क्या है कि बहुत सारी मतलब क्रियाएं, ठीक है, क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज के बेसिस पे होती हैं, बहुत सारी आजकल 3D प्रिंटिंग जैसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो चतुर्थ क्षेत्र में होता क्या है, जब सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों एक साथ एक ही जगह पे एक ही बार में काम करें। जैसे 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि मशीन में हम क्या करते हैं, सारा डाटा डाल देते हैं। प्रोजेक्ट अगर कोई बनाना है, बिल्डिंग बनाना है या फिर बाइक बनानी है, तो हमने सारा डाटा इनपुट डाल दिया, उस मशीन में सारा रॉ मटेरियल डाल दिया, अब वो मशीन ही बना देती है, ठीक है। तो ये चतुर्थ क्षेत्र में आ जाते हैं, आपको याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र का भी बहुत डिवीजन है, वो मैं डिटेल इकोनॉमिक्स की क्लास में बताऊंगा, यहाँ पे बस इतना ही फैक्चुअल जानिए, ठीक है। और भारत में दोस्तों ये भी याद रखना, सबसे अधिक जीडीपी में योगदान तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है, याद रखना है। और सबसे अधिक काम करने वाले लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में हैं, प्राइमरी क्षेत्र में। और अभी जो पेट 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न बना था कि दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बैकबोन निम्नलिखित में से कौन है, आप प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, तो वहां पे जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर, ठीक है, वो होती है क्या, भारत की अर्थव्यवस्था का बैकबोन, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। सारे प्रश्न देखिए मैंने देख रखे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन और वितरण से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। अब आपसे ये भी प्रश्न बनेगा, ऑपरेशन फ्लड इसके जनक कौन है या फिर श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों वर्गीस कुरियन नाम याद रखिएगा। ये अगर आप स्टेट पीसीएस 2018 का प्रश्न पत्र उठा के देखते हैं तो वहां पे पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो याद रखेंगे वर्गीस कुरियन जी का नाम, ठीक है। और श्वेत क्रांति भी इसी को कहते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे श्वेत क्रांति से। एक बात और याद आ रही है मुझे कि आपको मैं सोच रहा हूँ बता दूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बन जाएगा ना तो होश फाख्ता हो जाएगा बड़े बड़े बच्चों का, ठीक है, जो बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक आता है ना, जैसे एनर्जी सेक्टर में हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ब्लैक गोल्ड, ठीक है, ब्लैक गोल्ड हम पेट्रोलियम और फिर कोल को बोल देते हैं मोस्टली एनर्जी सेक्टर में। लेकिन व्हाइट गोल्ड अगर पूछ ले तो किसे बोलेंगे? तो दोस्तों व्हाइट गोल्ड हम किसको बोलते हैं, जो हाइड्रो पावर से, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम बैठा दिया, टरबाइन पे पानी गिरा रहे हैं, वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस सेक्टर को हम व्हाइट, ठीक है, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर वर्तमान में कौन सा देश है?
क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा और आपको करना है। ठीक है, और हालिया आर्थिक आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। ठीक है, और जिसके साथ भारत का जो व्यापार है, जो ट्रेड सरप्लस है, वो रहता है। तो अमेरिका को इस रूप में भी जानना है। और एक बात और मैं बता दूं जो हालिया न्यूज़ में है, जैसे भारत पहले क्या था, रसिया से अधिक पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल कह लें या फिर तेल या फिर फ्यूल खरीदता था, लेकिन अभी जो ट्रेंड है थोड़ा थोड़ा अब झुकाव जो है भारत का अमेरिका की तरफ है। ठीक है, ये रिसेंट के डाटा है। तो ऐसा अगर डायनेमिक क्वेश्चन बने तो ये भी याद रखना है। आने वाले समय में भारत और रसिया के रिश्ते इसकी वजह से थोड़े से खराब होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, न्यूनतम समर्थक मूल्य। ठीक है, एमएसपी इसको हम बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसकी सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। ठीक है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर भारत सरकार चाहती है किसी फसल पे, ठीक है, उसका एक निश्चित मूल्य तय करना। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करती है कि जैसे मान लीजिए टमाटर है या आलू है, अब उस पे क्या है, भारत सरकार ने कह दिया इस पे हम एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। अगर आपने 2 रुपया लगाया तो हम इसको मार्केट की स्थिति जो भी हो, हम 4 रुपया से कम में नहीं बेचने देंगे। अगर 4 रुपया से कम बिकता है तो आप भारत सरकार को बेच सकते हैं या फिर उनके गोडाउन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, याद रखना है इस प्रकार। देखिए मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में मोटी मोटी चीज़ें आएंगी। अब ये मत सोच लेना कि भाई मोटा मोटा ऐसे कैसे तो जितना जरूरी है उतना ही जानिए। अगला प्रश्न क्या है, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, अब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर तत्कालिक प्रभाव मुख्य रूप से किस रूप में देखा गया? बताइए, ऐसा अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बने तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। इसमें लिक्विडिटी क्रंच हुआ था, नकदी की कमी। ठीक है, लोगों के पास जो भाई धनराशि थी वो क्या, वो मतलब काम लायक रही नहीं। ठीक है, अधिक से अधिक बैंकों ने सोख लिया, तो ये हो जाता है नकदी की कमी। ठीक है, तो याद रखेंगे। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, थोड़ा एक बार याद दिलाइए मुझे, अगर आपको याद आ रहा है तो 8 नवंबर 2016 का डेट दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, और दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए आपके 500 के नोटों की और 1000 के नोटों का क्या किया था भारत सरकार ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर अब जीएसटी में समाहित नहीं है? अब ऑप्शन देखिए, जीएसटी के ऊपर हमने बात कर लिया है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। बाकी सर्विस टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट अब जीएसटी में आते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई वर्तमान में किस माध्यम से की जाती है? तो दोस्तों भारत में अभी भी सबसे अधिक जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूप से की जाती है। ठीक है, जो ट्यूबवेल्स हैं, और इसमें जो ट्यूबवेल्स का औसतन रोल है वो 60% से अधिक है। ठीक है, तो 60% से अधिक जो मतलब भारत के सिंचित होने वाले क्षेत्र हैं वो नलकूपों से ही सिंचित होते हैं। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2014 में। ठीक है, सितंबर 2014 में शुरू इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था इसका उद्देश्य। ठीक है, आपको याद रहेगा। देखिए पता तो आपको सब कुछ है, बस मुझे क्या है याद दिलाना है ना। आप हनुमान हैं, बस आपकी शक्तियों को मैं याद दिला रहा हूँ, है ना। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस दर का उपयोग किया जाता है? बताइए, कितना बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट होता क्या है, इसको हम इसका फुल फॉर्म पूछ ले रेपो का, तो इसको बोलते हैं रीपर्चेजिंग ऑफर। ठीक है, अब भारत सरकार रेपो रेट का प्रयोग कैसे करती है? जैसे मान लीजिए अगर बैंक है, ठीक है, और उनके पास बैंक रेट से उन्होंने पैसे उठाए थे और बैंक रेट वाला जो पैसा था अब वो खत्म हो गया, उन्हें अब आवश्यकता और पैसे का है। ठीक है, अब क्या ये गए आरबीआई के पास कि हमें पैसे चाहिए। ठीक है, और जब आरबीआई पुनः इन्हें रीपर्चेज यानी पुनः पैसा देती है, ठीक है, तो कहती है ठीक है पैसा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अब क्या है जो दर है वो मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब आरबीआई ने क्या किया कि अब जो बैंक गए, ठीक है, आरबीआई के पास पैसे लेने, क्योंकि बैंक आरबीआई से ही पैसे लेंगे, तो आरबीआई ने जो ही अब क्या किया,
दर बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट उसने बढ़ा दिया कि भाई अगर आप मुझसे पैसे ले जाते हैं तो मैं, अब पहले कितना था 3%, अब मैं आपसे लूँगा 4%। ठीक है, तो अब बैंक सोचेंगे भाई ये तो गड़बड़ है, अब हम थोड़े दिन नहीं पैसे लेंगे। और जब बैंक ये सोचेंगे कि अब थोड़े दिन पैसे नहीं लेंगे, तो अब बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे। अब बैंकों के पास जब पैसे कम हो जाएंगे, तो अब मार्केट में जैसे लोग बैंक में पैसा निकालने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं कि उनके पास पैसे आए और वो इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों अब बैंक के पास आप पैसा लेने जाओगे, उसके पास पैसा कम है, तो वो कहेगा कि भैया हमारे पास कम पैसा है, हम अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो आप भी गए, आपको भी महंगा लगा। या फिर उस बैंक ने आरबीआई से महंगे में उठाया है, तो भी अब बैंक महंगा कर देंगे। तो आप सोचो कि भाई कुछ दिन की बात है, जब सस्ता हो जाएगा रेट तो फिर हम लाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी आदत जो है पैसा निकालने की बैंक से कम करोगे। और मार्केट में जब पैसे की कमी हो जाती है दोस्तों, तो लोगों की खरीदने की जो क्षमता है या आदत है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जब हम अपना डिमांड कम करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, जो पैसे का मूल्य है धीरे धीरे बढ़ता है, और वस्तुओं का जो मूल्य बहुत अधिक बढ़ा हुआ था डिमांड बढ़ने की वजह से, वो नीचे आता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने सरल भाषा में समझा दिया है कि अब मार्केट में पैसा कम होगा। देखिए जो चीज़ कम होती है उसी की वैल्यू होती है, ये भी आप ध्यान में बिठा लीजिए, व्यवहारिकता है। ठीक है, तो अब अचानक से आरबीआई ने ये टूल्स अपना लिया। अब देखिए रेपो रेट आपको समझ में आ गई है, बाकी सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स से डिटेल क्लास में समझेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो चीज़ मैंने बताई यही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, लीवर। यकृत होती है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है, याद रखेंगे। और पित्त का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों लीवर यानी कि यकृत ही करती है पित्त रस का निर्माण, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये क्या है? दूरी की, खगोलीय दूरी की। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दो जैसे खगोलीय पिंड है उनके बीच की दूरी नापने के लिए इसका प्रयोग होता है प्रकाश वर्ष का। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऐसा एग्जाम में प्रश्न बना है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैं आपको बता दूं, शायद ना पता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी है, तो उसके बीच की जो प्रॉपर डिस्टेंस है दोस्तों, उसी को ही जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ठीक है, तो उसने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक यूनिट के रूप में देखा है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और ये कितना है बताइए? 14,95,97,871 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे 14,95,97,871 किलोमीटर, ये क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और इसी को मोटा मोटी हम क्या कहते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। चीज़ें मेरी याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई, आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न संख्या 58 देखिए, आपसे पूछा गया है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको हम पकौड़ियों में डालते हैं तो पकौड़ी अच्छे से फूल के आती है ना आपने खाया होगा आलू का टिकिया, तो उसमें यही डाला जाता है। अब यहाँ पे एक होता है धोने का सोडा। ठीक है, अब इन दोनों में एग्जाम में हम मतलब अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी बीपीएससी 2025 में पूछा था ये प्रश्न। ठीक है, तो धोने का सोडा जो होता है वो क्या होता है, और जो खाने का सोडा तो आपने देख लिया। तो धोने के सोडे का फार्मूला क्या होता है? Na2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, Na2CO3। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ये है धोने का सोडा। ठीक है, और इसी में आप एक ले जाके H घुसा दीजिए बीच में। ठीक है, तो Na, अब यहाँ से 2 गायब कर दीजिए। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, 2 आपने गायब किया, H ऐड किया, तो ये क्या हो गया आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? अब खाने के भी काम आ रहा है। आपने 2 हटा के H ऐड किया है, एग्जाम में भूलना नहीं है। पहले जब Na2CO3 था केवल धोने के काम आता था। ठीक है, और जो ही आपने उसमें ले जाके 2 हटा के H ऐड किया तो वो खाने के काम आने लगा। ठीक है,
तो ये मत सोच दीजिए कि वो धोने के भी काम आता है, तो NaHCO3 धोने के काम नहीं आता है भाई। एग्जाम में पता चले जाके आप यही कर रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत ये पूछा जाए तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और शेष गैसें 1% में आ जाती हैं। 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे रिक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है किसके लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके जैसे मान लीजिए भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे। और देखिए जब भूकंप आता है ना तो एक इंस्ट्रूमेंट बिठाया जाता है उस भूकंप क्षेत्र में, ठीक है, जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और उस पे जैसे मान लीजिए जितनी मतलब तीव्रता से भूकंप आएगा, ठीक है, तो उस पे उतना ही ग्राफ की जो इंटेंसिटी होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, वो अधिक होगी। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ याद रख लेंगे आप, इंस्ट्रूमेंट है। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन, अर्थक्वेक का स्टडी सिस्मोलॉजी है। और उसका जो स्केल है, ठीक है, उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। ये तो हो गई उसके बारे में, तीव्रता के बारे में। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को, जैसे परिमाण को मापने का रिक्टर स्केल है। लेकिन अब यहाँ पे जब इंटेंसिटी यानी कि जो दुष्प्रभाव होता है, ठीक है, जैसे भूकंप आया कितना नुकसान किया है, उसको मापने के लिए मर्कैली स्केल यूज होता है। ये भी बात दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। परिमाण को मापने के लिए रिएक्टर स्केल और कितना क्षति हुआ है उसको मापने के लिए मर्कैली स्केल। सारी बातें आपने भूकंप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जान ली हैं। जहां पे भूकंप, जैसे पृथ्वी पे लंबवत जिस बिंदु पे भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। उसको हम बोलते हैं दोस्तों एपिसेंटर। और जहां से ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। ये भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 61 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों 61 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आप कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, विटामिन ए। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है रिकेटस, उसको कहते हैं हड्डियों की टेढ़ी होने से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। अब विटामिन बी की कमी से क्या होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कुछ बातें आप भी बताइए। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला जो काला शीशा होता है, ब्लैक लेड, वो वास्तव में होता क्या है? तो दोस्तों ये होता है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, इसको हम इंग्लिश में एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत का सुचालक है और काफी मुलायम भी होता है। तो याद रखेंगे विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। समुद्र के पानी का जो नीला रंग दिखाई देता है उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? पानी नीला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद ही रखना है क्योंकि तभी क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। ये भी पूछा जाता है किस जहरीली गैस के रिसाव से हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ईयर भी याद रखेंगे, 1984 में। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए मतलब जो यूनिट है वो क्या है? तो दोस्तों ये है डेसिबल। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, विद्युत का जो शक्ति है उसको वॉट में, एम्पियर में धारा के प्रभाव को, जो प्रवाह होता है उसको। ठीक है, अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये जापानी भाषा है, सुनामी। ठीक है, कौन सी भाषा है दोस्तों? जापानी है, याद रखेंगे तभी एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और देखिए इसमें जो TSU होता है ना, TSU, इसका मीनिंग अगर आपसे पूछ ले, अलग से वैसे पूछेगा नहीं आपकी जानकारी के लिए, तो इसका मीनिंग होता है बंदरगाह। ठीक है, और जो लास्ट में नामी है, ठीक है, इसका अर्थ अगर पूछ ले तो दोस्तों लहर होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के सुनामी बनता है। आज तक आपको पता था कि नहीं, लेकिन अब से आपको पता रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस तत्व या एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन के बारे में कुछ बातें, जैसे ये सेमीकंडक्टर होता है
जिसका उपयोग क्या करते हैं हम, सोलर सेल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन का जो सोलर प्लेट होता है ना, हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं उसको बनाने में, ठीक है। बादलों के फटने के यानी क्लाउड बर्स्ट की घटना मुख्य कारण उसके पीछे का क्या है? जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गए, ठीक है। तो क्यों फटता है बादल, उसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, संक्षिप्त अवधि में अत्यधिक भारी वर्षा। और होता क्यों है, मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, इसका कुछ कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक माउंटेन और है, ठीक है। अब होता क्या है कि इनकी हाइट अच्छी खासी, यहाँ पे आके क्लाउड मतलब इकट्ठा होते रहते हैं लेयर बाय लेयर, और उसमें पानी की मात्रा मतलब सघन होती जाती है। और कभी कभी होता है स्थिति ऐसा, ये क्लाउड अचानक से तैर के आ जाते हैं जो ओपन लैंड है, ठीक है, उस पर्वत से हट गए जहाँ पे फंसे हुए थे, और वो बहुत अधिक सघन हो गए थे पानी इकट्ठा कर करके। वो जब अचानक से आ जाते हैं ओपन लैंड में जहाँ पे लोग निवास करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो वहाँ पे जब ये बारिश होती है दोस्तों, तो यहाँ पे बारिश ऐसे होती है जैसे धार गिर रही हो। तो इसलिए इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्यों होती है आपने ये भी समझ लिया। और इसमें दोस्तों बिजली भी तड़कती है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें मैं समझा के चल रहा हूँ आपको। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव की गंध, ठीक है, उसके लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी गया आपके एग्जामों में। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, एथाइल मरकैप्टन कहते हैं इसको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। एलपीजी तो वैसे दोस्तों गंधहीन होता है, ठीक है, लेकिन इसको एथाइल मरकैप्टन को इसीलिए मिलाते हैं कि पता चले कि हाँ रिसाव हो रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों बताइए, राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी यानी कि ब्रॉस सिटी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है, चाहे पीसीएस हो, स्टेट लेवल के किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मुरादाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुरादाबाद में आपको पता है पीतल का बहुत अधिक प्रयोग होता है हस्तशिल्प में, और बर्तनों के जो निर्यात होते हैं विश्व स्तर पे उसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अलीगढ़ ताला बनाने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए सौंदर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, और मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन भैया को छोड़ के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश जो राजस्व बोर्ड है, राजस्व परिषद है, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये रिपीट इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, प्रयागराज, याद रखेंगे। और अगर आपका ऐसा प्रश्न बने कि इसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 1831 में, ठीक है। कब? 1831 में इसका गठन हुआ था। इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो लखनऊ में है, लेकिन जो न्यायिक मुख्यालय है बोर्ड ऑफ यूनियन का वो प्रयागराज में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चरकुला नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो ये ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। इसके बारे में जैसे अन्य बातें, होली के बाद इसको मतलब मनाया जाता है। इसमें अपने सर पे महिलाएं 108 तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। कितने? 108, ठीक है। और ये राधा जी के जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी करेक्ट है, 2018 में। और पहला डिस्ट्रिक्ट कौन था? तो दोस्तों बताइए, गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो 24 जनवरी 2018 को एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राज्य के सर्वाधिक झीलों से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गंगा, ठीक है। और कितने जिले, अगर ऐसा प्रश्न बने आपसे तो 28 जिले, ठीक है। 28 जिले ऐसा प्रश्न बना है, ठीक है। तो आपसे बन सकता है। आपसे ये भी प्रश्न बना है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा है वो किस जिले से प्रवेश करती है? आरओ 2024-25 का प्रश्न है जो 2023 में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो ये पुनः प्रश्न पूछा गया था। तो बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और जो बलिया है वहां से निकल जाती है। कहाँ पे? बिहार में। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला के बारे में प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में, ठीक है। तो याद रखेंगे बटेश्वर मेला आगरा में यमुना के तट पर लगता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। और ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पशु मेला है जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्व का महाकुंभ किसको कहते हैं? तो दोस्तों आगरा को,
ठीक है, आगरा में होने वाले बटेश्वर मेला को। आगरा में ही ताजमहल है ना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या जो सुमंगला योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना। ठीक है, और इसके तहत जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा के लिए कुल 25,000 रुपए, ठीक है, की वित्तीय सहायता हर एक चरण में देने की बात है। ठीक है, तो ये इसका मतलब इंटेंट है, एम है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर हम इसमें ललितपुर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूरेनियम के साथ साथ दोस्तों ये कॉपर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और सोनभद्र को हम उत्तर प्रदेश का ऊर्जा कैपिटल भी कहते हैं, एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। बांदा किसके लिए फेमस है दोस्तों? मतलब हीरा के सीमित भंडार की आशंका है, और फिर बांदा उसके लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। ठीक है, और पन्ना और बांदा में कोई विशेष ज़्यादा अंतर है नहीं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से क्या है बताइए। उत्तर प्रदेश का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, याद रखेंगे, जरूरी है। ठीक है, आदर्श वाक्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह, उसमें पूछा जाता है क्या क्या है। तो एक गोला है, उसके बाद दोस्तों उसमें जो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है वो है, तीर धनुष है जो श्री राम जी को मतलब एक तरह से सिंबलाइज करता है, उसमें 2 मछलियां हैं। 2 मछलियां जो हैं वो किस दीवार पे, मतलब किस दीवार से, लखनऊ किस दीवार से ली गई हैं और किस शासक ने वो दीवार पे वो उत्कीर्ण किया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश का अगर पूछ ले राजकीय मछली तो चीतल है। ठीक है, और इस समय जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है दोस्तों, वो अगर पूछ ले तो वो अब उत्तर प्रदेश के लिए डॉल्फिन हो जाती है, जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, राजकीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन है, और भारत की भी जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव और राजकीय जलीय। लेकिन अगर मछली के बारे में पूछे राजकीय मछली तो चीतल है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो आपको पता ही है क्या है? प्लास है। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो क्रेन है। ये सभी मतलब मैं मान के चलता हूँ आपको याद होगा, बस रिवीजन बस करा देता हूँ। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कमेंट करके आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटियाली, यानी कि कासगंज में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न बनता है। इनको तूतीय हिंद की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, और इनका जो जन्म है मैंने आपको बता दिया पटियाली में हुआ था, और खड़ी बोली का जो विकास है इसमें इनका महान योगदान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक दृष्टि से कुल कितने राजस्व मंडल हैं? ठीक है, तो कितने रेवेन्यू डिविजन्स हैं वर्तमान में बताइए। तो दोस्तों जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से 18 हैं। ठीक है, और राज्य में जो 18 राजस्व मंडल और 75 जिले हैं, और एक प्रस्तावित है जो फरेंदा यानी कि आनंद नगर वाला क्षेत्र है, महाराजगंज से सेपरेट करने की बात है। और सबसे बड़े मंडलों में कानपुर, लखनऊ और मेरठ शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इनमें 6 जिले हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, बुलंदशहर में। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु केंद्र है जो बुलंदशहर जिले में स्थित है। आपके दिमाग में बैठ गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कानपुर में। ठीक है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो आपने देख लिया कानपुर में है। वाराणसी में अगर पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो सब्जी अनुसंधान संस्थान है। और चारागाह के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में देखने को मिलता है। लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है आप कमेंट करके बताइए। आप बताइएगा शुगर वाला, शुगर केन वाला कहाँ पे है? उम्मीद करूंगा कि आप गेस कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का जो राज्य का राजकीय पक्षी है मैंने बता दिया है, कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर है सारस, क्रेन। ठीक है,
याद रखेंगे। और राजकीय पशु अगर आपसे पूछे तो दोस्तों बारहसिंघा है, ये भी याद रखना है। राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक है। और राजकीय पुष्प पलाश मैंने आपको बताया था, जिसका साइंटिफिक नेम टेसू है। ठीक है, सभी बातें आप याद रख के चलेंगे तो एग्जाम में अच्छा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य रूप से कितने नोड्स विकसित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी 6 नोड्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न बने तो आप ध्यान से सुनिए। आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, लिख लीजिए। 6 नोड्स के बारे में पूछा जा सकता है, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टेस्ट आप लगा रहे हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे भले ही पीसीएस में जाके बैठ जाओ, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना, ये टेस्ट जो होमगार्ड के लिए आप लगा रहे हो, आप पीसीएस भी फोड़ के आओगे भाई, अगर आप ध्यान से सुन लिया मुझे तो। ठीक है, क्योंकि एक एक फैक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट बन के आते हैं और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाता है। ठीक है, और मैं इतना मान के चलता हूँ, अगर आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं ना, तो जो कंपटीशन है उसमें आप बहुत आगे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि टेस्ट को यहाँ तक देख पाएँ। और मैं देखिए सारे कंटेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड लेके आता हूँ। ठीक है, और जिसके लिए आप अगर अभी जुट जाते हैं तो आपको भविष्य में पछतावा नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी किस सूफी संत की पावन दरगाह पर आयोजित होता है? बहुत उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, हाजी वारिस अली शाह के। ठीक है, तो बाराबंकी जिले में स्थित जो देवा शरीफ सूफी संत है, ठीक है, वहाँ के हाजी वारिस अली शाह हैं, जिनके दरगाह पे ये देवा शरीफ मेला लगता है। क्या नाम है? हाजी वारिस अली शाह। ठीक है, और जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला लगता है ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन निगम यानी फॉरेस्ट कारपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका, क्या है राइट आंसर बताइए, बताइए बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कमेंट किया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1974 में। ठीक है, डेट भी याद रख लीजिए, 25 नवंबर 1974। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पुलिस बल का सर्वोच्च प्रमुख होता है ये। ठीक है, और 1983 से पहले दोस्तों जो प्रमुख थे वो कौन थे, ऐसा प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे आईजी होते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये डीजीपी हो गए अभी। अगला प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत जो केंद्र है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया है अपना। ठीक है, जब मेरा बीटेक का चल रहा था। चलिए, इसका जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन बी, सोनभद्र में। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी सहायता से हुई थी, तो रूस के सहयोग से ये बनाया गया था। और सोनभद्र की यूपी, मतलब एक तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोनभद्र को यूपी का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी कैपिटल। ये बात आपको इस क्वेश्चन को लेकर अब याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ये आरओ 2024-25 में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। ठीक है, और ऐसा हुआ क्या था 24 जनवरी को? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसके पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और इसको कब एक्सेप्ट किया गया? तो दोस्तों 2018 से ही अब हर एक 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। कब से? 2018 से। तो ये भी पूछ लिया जाए, मनाने की परंपरा 2018 से स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जो मेजबान शहर है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये अब करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है ना, बजट में क्या आया है? ऑरेंज इकोनॉमी है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों से है, एनिमेशन, गेमिंग्स या फिर मतलब ऐसे विजुअल कंटेंट्स वगैरह के ऊपर काम करना। ठीक है, तो ये ऑरेंज इकोनॉमी आपसे पूछा जाए और ये क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का मेजबान शहर कौन सा है? तो दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, देखिए ऑरेंज इकोनॉमी बजट 2026-27 के प्रावधान में आया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत भी अब क्या बोलते हैं रोजगार दिए जाएंगे लोगों को। ठीक है, और ट्रेनिंग भी दिया जाएगा बच्चों को स्कूलों में।
भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, आतंकवाद विरोधी डेटा का एकीकरण और विश्लेषण। ठीक है, तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी डाटा का एकीकरण और विश्लेषण करना है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें नेट ग्रिड का, तो ये भारत की एक खुफिया इकाई है जो विभिन्न सरकारी विभागों जैसे बैंक, रेलवे, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां से डेटा एकत्रित करके क्या करती है, सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों की पहचान करने वाले हमलों को रोकने में मदद करती है कि कहीं बैंक के ऊपर कोई साइबर अटैक हो रहा है, कहीं रेलवे को मतलब कहीं पे हैम्पर किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेट ग्रिड तो अब याद रहेगा आपको। हाल ही में ऑपरेशन दोस्ती, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से भारत ने किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी करेक्ट है, तुर्की और सीरिया में। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के पड़ोसी पहले और वसुदेव कुटुंबकम नीति के तहत, ठीक है, जो भारत की पड़ोसी पहले, ठीक है, एक पहल है ये एक्चुअली। ठीक है, और भारत का एक कॉन्सेप्ट रहा है वासुदेव कुटुंबकम का, जिसमें मतलब पूरे विश्व को एक गांव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक कुटुंब के रूप में। उसी के तहत तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद क्या किया था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने, एनडीआरएफ ने, ठीक है, उसकी टीम ने राहत सामग्री भेजकर ऑपरेशन दोस्त चलाई थी तुर्की और सीरिया में, और तुर्की गद्दारी कर गया था अभी जब ऑपरेशन सिंदूर वाला मैटर चल रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब बैकग्राउंड में जाके ही आपसे पूछी जाएंगी। आपने देखा होगा एग्जामिनर का ट्रेंड 2021, 22, 23, 24, 25 यहाँ के करंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे 6 महीने का जो एक मैराथन है वो मैं लाऊंगा, लेकिन पीछे का भी मैं आपको करा के चलूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में जो डीप फेक है उस तकनीकी का मुख्य सुरक्षा जोखिम क्या है? देखिए ये जो डीप फेक वाली बात है ना, इसी को लेकर अभी कल परसों में भारत सरकार ने एक मतलब अपनी नीति बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है कि अगर एआई जनरेटेड वीडियो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिसमें चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, या फिर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, या फिर कोई भी ऐसा वीडियो आप बनाते हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जाता है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों से बच के रहिए। ठीक है, देखिए डीप फेक में रश्मिका मंदाना का एक एमएमएस वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो डीप फेक से बनाया गया था, जो रियल प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये नया नियम कानून है, अब कुछ दिनों में आपको पता चल जाएंगी, लेकिन मैंने एडवांस में आपको बता दिया। तो बताइए, अब तो आपको सारी बातें पता चल गई हैं इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, भ्रामक वीडियो के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक अशांति फैलाना। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का जो इटली की मतलब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कह लें या फिर वहाँ की प्रमुख नेता, ठीक है, उनके साथ उनकी शादी करा दी जाती है, डांस करा दिया जाता है, और भी बहुत कुछ, बहुत सारे नेताओं को करा दिया जाता है, राहुल गांधी को कहीं कुछ और बना दिया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें मतलब उसके ऊपर प्रतिबंध लग रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिनेवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया पीसीएस जैसे एग्जाम में, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कमीशन नहीं है दोस्तों, ये काउंसिल है। ठीक है जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, याद रख लेंगे कहाँ पे है, जिनेवा में। और ऊपर से मैं लगातार कब से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे भी हो जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को किसकी खोज की स्मृति में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 फरवरी डेट याद रख लेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब किसकी खोज और किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, रमन प्रभाव। ठीक है, तो 28 फरवरी 1928 को क्या हुआ था, सर जो एक सर हैं सीवी रमन जी, ठीक है, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिली। और इसी महान खोज की याद में भारत में इन्हें मतलब इस डेट को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, रमन इफेक्ट क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और जिसका उपयोग डॉपलर में, जो डॉपलर इफेक्ट है, या फिर जो रेडियो तरंगे हैं, या फिर कैसे जो रडार काम करता है, इसमें इसका क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होके आती हैं। ठीक है, जिसमें ब्राउनी मूवमेंट भी आता है, आप डिटेल में देख लीजिएगा, लेकिन ये इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी जी। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये पुस्तक किसके बारे में है, तो दोस्तों ये सलमान रुश्दी जी का एक उपन्यास है और इसमें विजयनगर साम्राज्य के ऊपर मतलब चर्चा की गई है, उसके ऊपर टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर आधारित है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब आपके मेडाइवल हिस्ट्री में कह लें या फिर एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन बन के आएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप डेट याद रखेंगे, 18 अप्रैल 1336 की बात है दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, और जो तंगड़ी का युद्ध है इसी विजयनगर साम्राज्य से, जिसको हम राक्षस तंगड़ी की युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। और कब हुआ था आप बताइएगा, जिसके बाद से विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। अगला, दक्षिण कोरिया की आधिकारिक मुद्रा और राजधानी का सही मिलान करना है। ऐसे भी प्रश्न आपसे बनेंगे, कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और ये पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वॉन है, याद रखेंगे। ये बात हो रही है दक्षिण कोरिया के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा में। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसकी स्थापना कब? 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बता दूं बात, जो पेन है हमारा वो जो स्मार्ट टच पेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। मैंने ऑर्डर किया है, तब तक आप ऐसे ही काम चलाइए। ठीक है, तो देखिए क्लियर तो हो ही रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ। तो 1 जनवरी 1995 को हुआ क्या था, पहले जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है मतलब विश्व स्तर के व्यापार को जो होता है देश से देश के बीच में जो टैरिफ वगैरह लगाता है, जैसे यूएसए 50% का लगा रहा है ना टैरिफ भारतीय उत्पादों पे, तो जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो कोई देश उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाता है, कितना लगा सकता है, इसका निर्धारण होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर कुछ गलत होता है तो ये देखता है। और पहले इसका नाम क्या था? तो दोस्तों ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। पहले इसका नाम GATT था। ठीक है, और इसी का नाम 1 जनवरी 1995 को बदल के क्या किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और मुख्यालय आपको पता चली गया है कहाँ पे है, जिनेवा में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न पे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान हेतु स्थापित सीडैक का मुख्यालय। ठीक है, आजकल पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना दबदबा है। तो दोस्तों इसका जो रिसर्च के लिए सीडैक है स्थापित किया हुआ, उसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा आपका क्या होगा बताइए? तो भारत का जो है पुणे में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और सीडैक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। क्या है दोस्तों? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय पुणे में है। यह संस्थान सुपर कंप्यूटिंग जैसे परम और एआई अनुसंधान के लिए भारत का प्रमुख संगठन है। ये बातें आपको याद रखनी है। और इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अगर सच में आपको लगा कि हाँ ये पूरा क्लास आपने एंजॉय किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखे, मैं आपको बता रहा हूँ आप 400 प्लस क्वेश्चन सीखे हैं इस क्लास के दौरान। ठीक है, और अगर ये सारी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप सच में बताइएगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, अपना स्कोर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर से मैं बोलता हूँ जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।